हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्टिंग करते हैं आज का सफर आपका। ठीक है, आपकी क्लास जो आपको सफल कराएगी, ठीक है, जो आपको 100% सफल कराएगी। ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि जिससे आप अपना ब्रह्मास्त्र स्वयं ही तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आज का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर है, आज कोई रिवीजन नहीं होगा। इसका पार्ट 6 है, ये कोई रिवीजन नहीं होगा क्योंकि इसके बाद तो पूरा का पूरा रिवीजन होना ही है। और इससे पहले हम मिनी ब्रह्मास्त्र आपको बता चुके हैं। ठीक है, लेसन नंबर 5 है श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 6 लेकर आए हैं आपके लिए। पार्ट 6 लेकर आए हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो अंतर श्वसन चल रहा था। ये सारा ही श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र में हमने दो पार्टों में श्वसन तंत्र को समझा। एक बाह्य जो बाह्य रूप में होता है, नोस्टल कैविटी से लेकर ये ग्रसनी, एपिग्लेटिस, ग्रासनली, फेफड़ा और यहां से ये यहां तक का जो प्रोसेस था ये बाह्य श्वसन था। और यहां से लेके जो फेफड़े से लेके और यहाँ सेल तक पहुंचा, मेरे ये हाथ तक पहुंचा, ये सब क्या है, यहां तक ये बाह्य श्वसन है। कोशिका के अंदर होने वाला श्वसन अंतर श्वसन है। तो अंतर श्वसन दो प्रकार से होता है और ये सारा ही श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अंतः ये श्वसन तंत्र कहते, मतलब इसको क्या कहते हैं, एक होता है अनाक्षी श्वसन, एक होता है अक्षी श्वसन। तो ये अक्षी श्वसन का पार्ट है अंतः श्वसन। तो अंतः श्वसन दो प्रकार से होगा, ग्लाइकोलिसिस चक्र और क्रेब्स चक्र, दो चक्र में होगा। फाइनली पहले चैप्टर में, जब पहला चैप्टर कभी पढ़ा था तब हमने सीखा था कि ये एटीपी बनता है, माइटोकॉन्ड्रियम बनता है। अब हम पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे बनता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ध्यानपूर्वक सारी बातों को समझा है वो समझ चुके हैं पूरे बेस को। तो ग्लाइकोलिसिस चक्र में 2 एटीपी का निर्माण हो रहा है, हो तो रहा है 4 एटीपी का, लेकिन 2 एटीपी प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, और इस विषय को बताने वाले कौन थे, 3 वैज्ञानिक थे, जिसे शॉर्ट में इस ग्लाइकोलिसिस चक्र को ही ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। 1937 की बात है, क्रेब्स ने और थोड़ा सा आगे स्टेप लिया और यहाँ पर बताया कि यह एक चक्र इससे आगे है, क्योंकि क्रेब्स ने उनकी खोज की थी, इसलिए उस चक्र को क्रेब्स चक्र कहा गया। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र में इधर से बने 2 पाइरुविक अम्ल, जो 2 पाइरुविक अम्ल है, जो ये एक पाइरुविक अम्ल से 18 एटीपी का निर्माण होता है। 2 पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस चक्र में बन चुके हैं, तो टोटल 36 एटीपी का निर्माण होगा। कितना, 36 एटीपी का निर्माण होगा। कहाँ, क्रेब्स चक्र में। और 2 एटीपी का निर्माण ग्लाइकोलिसिस चक्र में हो चुका है, तो टोटल 38 एटीपी बनेंगे। नॉर्मल एक जो आप बाइट खाओगे ग्लूकोज का, उसका ग्लूकोज का जो एक अणु होगा, उस एक अणु से 36 + 2 38 एटीपी का निर्माण होगा। और इस सारे प्रोसेस को एक चैप्टर के रूप में समझा हमने, किसका, श्वसन तंत्र के रूप में। ठीक है, अब जो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको भी फिनिश कर देते हैं। उसको भी फिनिश कर देते हैं। टॉपिक डाल लीजिए आप, हेडिंग डाल लीजिए आरक्यू। आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, QUAIT। क्वेशेंट की स्पेलिंग क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, QUATENT, ATENT। श्वसन भागफल, श्वसन भागफल, भागफल। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं ब्लू वाली, मैं इसमें ब्लू वाली इंक डाल लेता हूं।
जी इंक डल चुकी है। अब आपको इसमें आराम से दिखेगा। ठीक है, चलिए हो गया रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका। चलिए, तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या है? रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ये है कि कुछ भी आप खाएंगे जिससे क्या बनेगा, जिससे एटीपी बनेगा। तो किस खाने को खाने से उसमें कितना ऑक्सीजन खर्च होगा उसके एटीपी बनने में, तो उसमें कितना ऑक्सीजन लगेगा और कितना एटीपी बनने में कितना ऑक्सीजन लगेगा और कितना CO2 उत्सर्जित होगा। तो इसी के भागफल को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। तो लिख लीजिए इसमें, इसकी सहायता से यह पता चलता है, इसकी सहायता से इसकी सहायता या हेल्प से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि किसी भोज्य पदार्थ, किसी जो भी खाना खा रहे हो आप, किसी भोज्य पदार्थ, जो कोई भी खाना है, किसी भी भोज्य पदार्थ के विखंडन में कितना O2, पदार्थ के विखंडन में, यहां भोज्य पदार्थ उससे मतलब है जिससे ग्लूकोज बन रहा है। भोज्य पदार्थ के विखंडन में कितना O2 लगेगा, कितना O2 लगेगा। ठीक है, अब जब मान कर सपोज करो किसी में O2 ज्यादा लग रहा है, तो अब जब O2 कितना O2 लगेगा ये पता चलता है और उससे ये भी पता चलता है, अर्थात वह भोज्य पदार्थ कितना जटिल है, कितना सरल। मैं यही लिख देता हूं, वह जटिल है। नोट करो, जिन बच्चों ने पाचन तंत्र चैप्टर को पढ़ा है वो बच्चे समझ गए होंगे कि सरल और जटिल का क्या मामला चल रहा है। सरल और जटिल का क्या मामला है। ठीक है भाई, यही तो पढ़ाया था हमने, जो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर था उसमें यही तो पढ़ाया था कि कोई भोज्य पदार्थ कितना सरल भोज्य पदार्थ को जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या है? पाचन है। तो अब यहाँ O2 भाई, आप ये जो खा रहे हो, कोई गन्ना खा रहा है, कोई गुड़ खा रहा है, ऐसी चीज खा रहा है जिसमें ग्लूकोज है, तो वो क्यों खा रहा है? पावर लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी से क्या है, इसी से ग्लूकोज बन रहा है और ग्लूकोज के विखंडन से एटीपी बन रहा है, एटीपी से पावर बनेगा। अब तो आपको पता चल गया, पहले चैप्टर में तो हल्का सा प्रकाश डाला था इसके ऊपर, अब तो आपको पूर्ण रूप से पता चल गया। तो अब किसी भोज्य पदार्थ के विखंडन में जितना O2 लगेगा तो उसी से ये भी आंकड़ा लग जाएगा, वो सरल है जटिल है। तो ये RQ क्या है? RQ ये बताता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी लग रही है। अतः आप लिख लीजिए, अतः RQ इज इक्वल टू कुल, इसमें कुल क्या है? उत्सर्जित CO2, उत्सर्जित जितनी उत्सर्जित, कुल उत्सर्जित CO2 अपॉन कुल खर्च O2। तो इसके भागफल को क्या कहेंगे? RQ कहेंगे। इसके भागफल को क्या कहेंगे? RQ कहेंगे।
नोट कर लीजिए। ठीक है, ये टॉपिक था आज का जो आपका बचा हुआ था, ये टॉपिक था आपका बचा हुआ था। अब यदि आप इसे निकालना चाहें तो एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, एक समीकरण को लिख दीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 6H12O6 है, ये ग्लूकोज हो गया एक, है ना, प्लस 6O2 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इससे H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जित हो जाएगा। तो 6 तो H2O बन जाएंगे और 6 6CO2 बन जाएंगे, प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यही तो पढ़ा है पूरे चैप्टर में। एक ग्लूकोज के विखंडन में जो ऑक्सीजन से विखंडन होगा। ठीक है, तो यदि 6 ग्लूकोज के अणु 6 ऑक्सीजन के लग रहे हैं तो 6 H2 बन जाएगा, 6 CO2 बन जाएगा। तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। कितना, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये RQ का मान निकाल लो, यहां से RQ का मान कितना हो जाएगा, यहीं रख कर निकाल लो भाई। 6 तो ये है और 6 ये है, 6 से 6 कटेगा, क्या आ जाएगा, R का मान, RQ का मान कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बात समझ में आई। एग्जाम्पल के रूप में इसे नोट भी कर लीजिए, आप उदाहरण के रूप में इसे नोट कर लीजिए। ये कार्बोहाइड्रेट का RQ है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। लिख लीजिए, इसमें लिखना चाहो तो वसा और प्रोटीन का 2 से कम होता है, 1 से अधिक होता है। नोट करके लिख लीजिए, वसा व प्रोटीन का 2 से कम, 2 से कम होता है। वसा और प्रोटीन का 2 से कम होता है। ठीक है, अब यदि अनाक्षी श्वसन की बात करें, ये तो हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब अनाक्षी श्वसन में RQ का मान कितना होगा, अनाक्षी श्वसन में RQ का मान कितना होगा, कोई मुझे बताए। एक कॉमन सी बात मैं पूछ रहा हूं कि अनाक्षी श्वसन में RQ का मान कितना होगा। भाई अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन तो लगती नहीं, अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन लगती नहीं है, तो नोट करके लिख लीजिए, नोट अनाक्षी श्वसन में RQ क्या होगा भाई, यदि ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अनाक्षी श्वसन में जो RQ होगा कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। अनाक्षी श्वसन में ये इनफाइनाइट होगा। और जो कार्बोनिक अम्ल का मान होता है, जो कार्बोनिक अम्ल का मान होता है, कार्बोनिक अम्ल का मान जो होता है वो 4 होगा। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल का मान कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल का मान 4 होता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचा हुआ था। अब यहां से एक पीछे से टॉपिक और निकाल के ले आते हैं, एक पीछे से बात निकाल कर और ले आते हैं। ये सब आपकी समझ के ऊपर है। हमने बताया था फेफड़ों के विषय में, फेफड़ों की कैपेसिटी के विषय में बात करते हैं। फेफड़े या लंग्स की क्षमता, फेफड़े या लंग्स की क्षमता। ठीक है, तो नॉर्मली रूप में कितना हो रहा है, क्षमता में हम देख रहे हैं 686 किलो कैलोरी नॉर्मल रूप में हम सांस लेने पर यह श्वसन हो रहा है। लेकिन इसकी जो क्षमता होती है, यदि गहरी सांस लेते हैं, गहरी
श्वास लेते हैं, गहरी श्वास लेते हैं तो 3500 किलो कैलोरी तक, मैंने आपको बताया था 3500 किलो कैलोरी तक क्या होती है इसकी, इसमें ये ऑक्सीजन आ जाती है। और यदि हम रिजर्व वायु की बात करें, रिजर्व वायु की बात करें तो रिजर्व वायु हमेशा रहती है कितना, 2300 रहती है, कितना 2300 किलो कैलोरी। तो इसकी कुल क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, कुल क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, 2300 नॉर्मल रहती है, मैक्सिमम आप गहरी सांस लोगे तो 3500 हो जाएगी, तो कितना 8800 किलो कैलोरी। यहां पर अभी तक जो सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है, ये वाला सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया लास्ट टॉपिक। वैसे इस टॉपिक को मुझे कराना ही नहीं है, तो इस जैसे तो एक चैप्टर बनेगा सभी जितने भी आपके चैप्टर हो रहे हैं डिसीज का, लेकिन फिर भी श्वास से संबंधित रोगों को भी जान लीजिए, श्वास से संबंधित रोगों को भी जान लीजिए। श्वसन संबंधी डिसीज रोग, तो एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूं, बाकी इसमें विस्तार पूर्वक गहराई पूर्वक हम चर्चा करेंगे जब आपका डिसीज वाला चैप्टर होगा, ठीक है। तो नशा करोगे तो दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। नशा करने वाले का पता नहीं लगता, रात रात में कमर क्या, रात को आके सोएगा और सब घर वाले परेशान रहते हैं उससे, ठीक है, और आएगा सोएगा उसे खुशकी लगेगी, रात रात में स्वाहा, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो नशा से न से हुआ न्यूमोनिया, न से न्यूमोनिया, ये भी श्वास से संबंधित रोग है। से सार्स, सार्स भी एक श्वास से संबंधित रोग होता है, जैसे सार्स। शिक्वायर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो से। अब करो से कोरोना, और इसी से यह प्रेस करके क्वक संबंधी रोग, क्वक संबंधी जैसे ये दम से दमा, जैसे दमा, ठीक है। तो ये सब रोग होते हैं जो श्वसन से संबंधित होते हैं। बाकी हार्ट बीट का बढ़ना, बहुत सारी बातें हैं, जब आपको डिसीज पढ़ाएंगे वो सारी बात कराएंगे। तो यहाँ पे अब एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूँ, मैंने मिनी जो ब्रह्मास्त्र है वो आपको तैयार करा दिया है। उस मिनी ब्रह्मास्त्र के बाद जितने भी टॉपिक कराए हैं उसी में क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर था उसकी जो बेसिक बातें थी वो आपकी खत्म हो चुकी है। आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया जाएगा, 2 दिन का रिवीजन है, अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, और हमेशा के लिए चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का हो, या आने वाले लगभग 1 साल 3 महीने में इतनी सारी वैकेंसी हैं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। इवन ये जो इसका कांस्टेबल से जो छोटा एग्जाम है जिसे होमगार्ड भर्ती कह रहे 42,000 वाली, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। यूँ चुटकियों में यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, चुटकियों में निकाल के ले जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ। ब्रह्मास्त्र आपको तैयार करना है,
इस बार ब्रह्मास्त्र आपको तैयार करना है, मैं बस चेक करूंगा। ठीक है, मैं बस चेक करूंगा। और देखो, मैं जो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए तैयार कर चुका हूं, मैं ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए तैयार भी कर चुका हूं। ये रहा ब्रह्मास्त्र, पूरी 6 क्लासें, जो आज की 6 क्लासें हैं, ये इस एक पन्ने में खत्म है, ये इस एक पन्ने में। तो ऐसे ही ब्रह्मास्त्र आपको अप्रैल की तैयार करना है। कब तक बैसाखियों का सहारा लोगे? मिनी ब्रह्मास्त्र आपको तैयार करके दिखाया, बस उसके बाद की जो चीजें हुई हैं उसमें एड ऑन करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।